Hello and welcome back to our YouTube channel Code Mention. My name is Manali. Today we are going to talk about scheduling algorithms. ये scheduling algorithms होते क्या हैं? जब हमने प्रोसेस की स्टेट्स देखी थी उस वीडियो में तो उसके अंदर हमने देखा था कि स्टेट्स के अंदर जो रेडी स्टेट होती है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस आके बैठी हुई रहती है जिनके पास में अपने अपने रिसोर्सेस रेडी है और वो अब बस रन होने के लिए तैयार ही है। तो फिर क्या करता है सीपीयू के अंदर एक ही प्रोसेस एक टाइम पे रन हो सकती है। इवन इन मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम सीपीयू के अंदर बस एक ही प्रोसेस एक टाइम पे रन होती है और रेडी स्टेट के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस जो रेडी रहती है अपने रिसोर्सेज के साथ में कि बस अभी रन होने ही वाली है। उनमें से किसी एक प्रोसेस को किसी ना किसी क्राइटेरिया से या फिर किसी ना किसी एल्गोरिदम की मदद से जॉब शेड्यूलर क्या करता है लेके आ जाता है रनिंग स्टेट के अंदर और फिर उनको प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है और फिर उसके बाद में टर्मिनेट हो जाती है। हमने पूरी की पूरी लाइफ साइकिल देखी थी इसकी। ओके, तो अब इसके अंदर वो शेड्यूलिंग कैसे होती है, कौन सी प्रोसेस को कब आपको शेड्यूल करना है, इसके लिए कुछ अल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं। तो हम उसी एल्गोरिदम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला एल्गोरिदम है हमारा FCFS, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये जो FCFS है ये सबसे इजीएस्ट एंड सिंपल सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड है। तो the process that comes first gets the CPU first। जो प्रोसेस सबसे पहले आएगी उसको सीपीयू सबसे पहले मिल जाएगा। इट वर्क्स जस्ट लाइक अ क्यू एट टिकट काउंटर। जैसे टिकट काउंटर के ऊपर आप खड़े हो, उसके अंदर आप लाइन से एक के बाद एक नंबर्स लगते हैं। जो सबसे पहले आया हुआ होता है उसको सबसे पहले टिकट मिलता है, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर उसके बाद में तीसरा, ऐसे ही। इट वर्क्स जस्ट लाइक अ क्यू एट अ टिकट काउंटर। इज नॉन प्रिएम्प्टिव। एक प्रोसेस को बीच में ही आप रोक के दूसरी प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। एक बार एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई फिर जब तक वो खत्म हो जाएगी उसके बाद में ही दूसरी वाली प्रोसेस आ जाएगी। प्रिएम्प्टिव मतलब क्या होता है कि प्रोसेस को बीच में रोकना और फिर उसके बाद में दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। पर ये जो एल्गोरिदम है ये नॉन प्रिएम्प्टिव है। आप एक चलती हुई प्रोसेस को बीच में रोक नहीं सकते हो। जैसे ही वो खत्म हो जाएगी उसके बाद में दूसरी वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसके की फीचर्स क्या है? मैंने जैसे बोला नॉन प्रिएम्प्टिव है, सीपीयू कैन नॉट स्विच टू अनदर प्रोसेस इन बिटवीन। ये क्या है? इट इज बेस्ड ऑन अराइवल टाइम। जैसे ही जिस टाइम पे वो अराइव हुई है, द वन दैट कम्स अर्लियर इट इज सर्व्ड अर्लियर। जो पहले आता है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। इट यूजेस फीफो क्यू। फीफो मतलब क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब फीफो क्यू यूज की जाती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर के अंदर। इट इज फेयर, एवरी प्रोसेस विल गेट अ टर्न एंड देयर विल बी नो स्किपिंग इन बिटवीन। इट इज वेरी सिंपल टू यूज। जो पहले आएगा वही एग्जीक्यूट हो जाएगा। FCFS अब यूज के वर्क कैसे हो जाती है स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। ऑल प्रोसेसेस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर दे आर अराइव। जैसे ही वो आते हैं उनको ऑर्डर के साथ में अरेंज किया जाता है जिस टाइम पे वो आए हुए हैं। सीपीयू पिक्स द फर्स्ट प्रोसेस फ्रॉम द क्यू। जो भी पहली प्रोसेस है उसको पिक किया जाएगा। दैट प्रोसेस रन्स कंप्लीटली, पूरी रन हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस रन्स ओनली आफ्टर द प्रीवियस वन फिनिशेस। जैसे ही पहली वाली खत्म होगी उसके बाद में दूसरी वाली शुरू हो जाएगी। दिस गोज ऑन टिल ऑल द प्रोसेस आर कंप्लीटेड। जैसे रेडी क्यू के अंदर की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब तक वो रन होते जाएगा सेम वे पे। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको देखने की जरूरत है। इसके कुछ सीएफएस के अंदर कुछ एग्जांपल्स आते हैं जो कोडिंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे प्रोसेस आई हुई है रेडी स्टेट के अंदर। टाइम व्हेन द प्रोसेस एंटर्स द रेडी क्यू। जिस टाइम पे रेडी क्यू के अंदर वो प्रोसेस एंटर हुई है वो टाइम मतलब अराइवल टाइम। दूसरे बाद में बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। इतने टाइम के लिए ये प्रोसेस चलेगी, ये है बर्स्ट टाइम। मतलब इतना इतना टाइम तो इसको लगेगा ही लगेगा। कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब क्या? एक्चुअल में प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश कब हो रहा है उसको बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। ओके। टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या होता है?
टर्न अराउंड टाइम मतलब टोटल टाइम टेकन फ्रॉम अराइवल टू कंप्लीशन, अराइवल से लेके कंप्लीशन तक, मतलब सीपीयू जो है वो कितनी देर तक अराइव होने के बाद से कंप्लीशन टाइम तक कितना टाइम लगा हुआ है, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो इसका एक फॉर्मूला है ct माइनस at, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम मतलब क्या है, द प्रोसेस स्पेंट वेटिंग इन द रेडी क्यू, रेडी क्यू के अंदर कितने टाइम तक वो वेट करी हुई है जब तक उसका टर्न नहीं आया है, तो वो है वेटिंग टाइम। इसका फॉर्मूला क्या है, wt वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, so this is the formula, important formula है, ध्यान रखना। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि सब सारी की सारी जो प्रोसेस आई हुई है, सपोज उनका जो अराइवल टाइम है वो सेम ही है, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जिस ऑर्डर के अंदर वो प्रोसेस एंटर हुई है, जो भी प्रोसेस की आईडी है, प्रोसेस की आईडी के हिसाब से जो भी पहली आईडी होगी तो उसको वो शेड्यूलर पिकअप कर लेगा। ओके, एग्जाम्पल, when all processes arrive at the same time, example at arrival time is equals to 0 for all है, the order of execution depends on the input order, input order मतलब क्या होती है, it is the order in which processes are given or entered into the system, जिस टाइम पे सिस्टम के अंदर एंटर हुई है उस टाइम पे, और simply according to the process id। if we write p1 p2 p3 ये processes हैं, तो फिर अगर समझो P2 जो है उनका अगर स्मॉलर बर्स्ट टाइम होगा भी, तो भी क्या होगा, P1 ही पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसकी प्रोसेस आईडी छोटी वाली है। P1 खत्म होने के बाद में P2 एग्जीक्यूट होगा, P2 के बाद में P3 एग्जीक्यूट होगा। FCFS will still do P1 first even if P2 has smaller burst time. FCFS does not check burst time और priority. FCFS के अंदर burst time या priority नहीं चेक की जाती है, it just follows who come first and who was written first. Okay, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। P1 के लिए जो बर्स्ट टाइम दिया हुआ है वो 5 है, यहाँ पे क्या है, अराइवल टाइम सबके लिए 0 है, बर्स्ट टाइम क्या दिया हुआ है 5 फॉर P1, P2 के लिए 3 है, P3 के लिए 8 है। ओके, तो इसका हमको अगर समझो बनाना है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एन एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, ये भी हमको पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। तो हम वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट क्या होता है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको डालना पड़ता है कि आपको कौन सी प्रोसेस फर्स्ट टाइम पे आई है, कब तक वो फिनिश हुई। इस गैंट चार्ट से आपको पता चलता है कि एक्चुअल कंप्लीशन टाइम कितना लग रहा है किसी प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, P1 एक डब्बा बनाते हैं, उसके अंदर आप सारी की सारी प्रोसेसेस लिख लेते हो, तो ऑर्डर के साथ में जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही है। तो सबसे छोटी प्रोसेस आईडी कौन सी है, P1, तो उसको लिखा P1, उसके बाद में P2, उसके बाद में P3, इस ऑर्डर के अंदर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो किस टाइम पे आए हुए हैं, सारे 0 पे ही आए हुए हैं, लेकिन शुरुआत पहले किसको मिली है, P1 को सबसे पहले CPU का टाइम मिला हुआ है, तो 0 से स्टार्ट हुई है P1, इसका बर्स्ट टाइम कितना है 5, तो इसको कंप्लीट होने में 0 प्लस 5 मतलब कितना 5 मिली सेकंड तक ये CPU के अंदर रुकी, तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। उसके बाद में P3 का बर्स्ट टाइम कितना है 3, तो 5 से एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई, 5 प्लस इसका बर्स्ट टाइम कितना है 3, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये है इसका कंप्लीशन टाइम फॉर P2। उसके बाद में P3 आई CPU के अंदर, P3 के अंदर अब इसका बर्स्ट टाइम कितना है 8 है, तो इसका लास्ट वाले का टाइम क्या था 8 प्लस 8 मीन्स 16 होगा P3 के लिए कंप्लीशन टाइम। यही हम यहाँ पे लिखते हैं एक टेबल बना के, प्रोसेस अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, TAT एंड WT, ये हम लिखते हैं। फिर उसके बाद में जिस ऑर्डर से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है P1 P2 P3 लिखो, अराइवल टाइम सबके लिए 0 है, बर्स्ट टाइम सबका जो लिखा हुआ है वो वैसे ही लिख दो, कंप्लीशन टाइम जो गैंट चार्ट के अंदर है वो लिखना पड़ेगा आपको,
P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 5 है, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है 8 है और P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है 16 है। अब टर्न अराउंड टाइम आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं आप, इसका फॉर्मूला क्या है CT माइनस AT, CT माइनस अराइवल टाइम। 5 माइनस 0 कितना आ गया 5, उसके बाद में इसका WT क्या आ गया TAT माइनस BT, TAT क्या है 5 माइनस BT बर्स्ट टाइम कितना है 5, 5 माइनस 5 कितना आ जाता है 0, तो वेटिंग टाइम इसका 0 है। द सेम वे TAT इज इक्वल टू CT माइनस AT, 8 में से अगर समझो अराइवल टाइम 0 गया तो इसका TAT क्या है 8, तो इसका 8 है TAT। के बाद में फॉर द P3 प्रोसेस 16 माइनस 0 कितना है 16, तो दीज आर द टर्न अराउंड टाइम्स एंड वेटिंग टाइम्स का क्या होगा TAT माइनस BT। TAT क्या है फॉर P2 8 है, BT कितना है 3 है, तो 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, 5 विल बी वेटिंग टाइम फॉर P2 and then waiting time for P3 will be 16 minus 8, कितना हो गया 8। अब ये TAT की सबसे, अब हमको एवरेज निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड पॉइंट टाइम कितना है एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है वेटिंग टाइम। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो टर्न अराउंड टाइम का टोटल करना पड़ेगा। टोटल क्या है 5 प्लस 8 प्लस 16 29 होता है, तो कितनी प्रोसेसेस है 3 प्रोसेसेस है, तो 29 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो ये है 9.66। तो द सेम वे वेटिंग टाइम का एवरेज कितना आ गया 0 प्लस 5 प्लस 8 कितना आता है 13, तो कितनी प्रोसेस है टोटल 3 प्रोसेस है, सो इसलिए 13 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4.33, दिस इज द एवरेज WT। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम्स के अंदर, तो कैसे करना है आपको दिखा दिया है। इसके साथ में अब दूसरा वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल, अब इसका एक प्रॉब्लम आ जाता है, कॉन्वॉय इफेक्ट कब हैपन होता है इसके अंदर, व्हेन अ लॉन्ग प्रोसेस ब्लॉक्स अदर प्रोसेसेस। जो सबसे पहले एंटर हुई प्रोसेस है वो अगर समझो बहुत लॉन्ग टर्म तक चल रही है, तो फिर दूसरी वाली जो प्रोसेस है, जो छोटी वाली प्रोसेस है, वो छोटी वाली प्रोसेस को बहुत वेट करना पड़ जाता है, इवन इफ उनका बस छोटू सा काम है तो भी वो जो बड़ी वाली प्रोसेस है बहुत सारा टाइम ले रही है, तो उनको बहुत वेट करना पड़ता है। तो दिस इज द कॉन्वॉय इफेक्ट। मतलब अगर समझो P1 जो है वो 20 मिली सेकंड के लिए चल रही है, P2 2 मिली सेकंड के लिए है, P3 3 मिली सेकंड के लिए, ये दोनों छोटी छोटी प्रोसेस है, फिर भी इनको वेट करना पड़ा है क्योंकि P1 मतलब प्रोसेस आईडी छोटी है, इस वजह से इवन बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है। P1 20 मिली सेकंड तक रन होगी, उसके बाद में ही P2 एंड P3 रन होगी। ओके, P2 एंड P3 waits too long because of P1. This increases waiting time for shorter processes. Waiting time increase होता है and CPU becomes less efficient and underutilized in some moments, क्योंकि बहुत टाइम तक वेट करना पड़ रहा है P2 एंड P3 के लिए। तो इसका हमको अगर एग्जांपल देखना है तो क्या, P1 क्या है अराइवल टाइम 0 है इसका एंड बर्स्ट टाइम कितना है 20 है, P2 के लिए बर्स्ट टाइम कितना है 0 है, P3 के लिए बर्स्ट टाइम कितना है 3 है। इसका गैंट चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले तो प्रोसेस लिख लो P1 P2 P3 इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी वो, 0 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि अराइवल टाइम 0 है। अब ये कितने टाइम तक चलेगी 20 टाइम तक चलेगी, तो 0 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 20 विल बी कंप्लीशन टाइम फॉर P2, P1 सॉरी। अब P2 के लिए क्या होगा 20 प्लस बर्स्ट टाइम इसका क्या है 2, 20 प्लस 2 मतलब कितना आता है 22, तो 22 विल बी द कंप्लीशन टाइम फॉर P2। P3 के लिए क्या, फर्स्ट टाइम 3 है, 22 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 25, तो P3 कब कंप्लीट होगी 25 पे कंप्लीट होगी। तो अब इसके अंदर लिखो, अब चार्ट के अंदर P1 का अराइवल टाइम कितना है 0 है, बर्स्ट टाइम कितना है 20 है, कंप्लीशन टाइम कितना है, ये कैन चार्ट के अंदर 20 है, यहाँ पे लिखा। तो इसका टर्न अराउंड टाइम का कैलकुलेट कैसे होगा, TT माइनस AT, 20 माइनस 0 कितना है इसका 20, ओके, और इसका वेटिंग टाइम कितना आ रहा है TAT माइनस 20 माइनस 20 कितना है, वेटिंग टाइम इसका 0 है फॉर P1। तो सेम वे अराइवल टाइम तो सबके 0 ही है, तो P2 एंड P3 के लिए अराइवल टाइम 0 0 लिखिए। उसके बाद में बर्स्ट टाइम जो भी एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है लिख दिया। PT क्या है, P2 कब खत्म हो रही है 22 पे खत्म हो रही है, तो PT के लिए
P2 के लिए क्या है CT 22 और P3 के लिए क्या होगा 25, जो गैंट चार्ट के अंदर देख के यहाँ पे लिख लो। अब TAT क्या होता है CT माइनस AT। P2 के लिए क्या है 22 माइनस 0, मतलब इसके लिए TAT है 22 एंड फॉर P3 25 माइनस 0 मतलब कितना है 25। तो अब इसका वेटिंग टाइम क्या आएगा TAT 22 माइनस बर्स्ट टाइम, वेटिंग टाइम टू क्या है 20 मिली सेकेंड और फॉर P3 25 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 22। दिस इज द वेटिंग टाइम। अब इनका टोटल निकालने के लिए क्या करना है सारे के सारे TAT का प्लस कर लो, एडिशन कर लो और उसको 3 से डिवाइड कर लो, तो वो आ गया 22/33। सो दिस इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर ऑल दी प्रोसेसेस हियर। एंड WT के लिए क्या सारे के सारे वेटिंग टाइम्स का एडिशन करो और उसको 3 प्रोसेस है इसलिए 3 से डिवाइड करो, तो 14 विल बी एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये है कॉन्वॉय इफेक्ट का। एक और आता है कि अगर समझो सारे सबके सबके अराइवल टाइम्स है वो डिफरेंट है, तो तब क्या होता है जैसे ही सबसे पहले जो आया हुआ होता है उसको पहले गैंट चार्ट के अंदर जगह मिलती है। सबसे पहले क्या आया है P2 पहले आया है इसलिए P2, उसके बाद में P1 आई हुई है, फिर एंड उसके बाद में P3 आई हुई है। अब इनके कंप्लीशन टाइम्स क्या क्या हो गए 0 पे अराइव हुई है तो इसलिए 0 से स्टार्ट करो। P2 कितने देर तक चलेगी 4 मिली सेकेंड तक, तो 4 यहाँ पे चल रहा है। P1 के लिए बर्स्ट टाइम कितना है 3, तो प्रीवियस वाला कब खत्म हो रहा है 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। ओके, सो 7 विल बी कंप्लीशन टाइम फॉर P1। उसके बाद में P3 कितने टाइम तक चलता है 2 तक चलता है, तो इसलिए 7 से स्टार्ट हुई P3, 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। तो इनके अपने अपने लिख लो P2 P1 एंड P3 ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो P2 का अराइवल क्या है 0, P1 का अराइवल क्या है 1 है और P3 का अराइवल क्या है 2 है। ये क्वेश्चंस के अंदर दिए जाते हैं अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम, और आपको पूछा जाता है एवरेज टर्न अराउंड पॉइंट टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम आपको निकालना पड़ता है। ओके, तो P2 P1 P3 का अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम वैसे के वैसे लिख लिया जो एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है, और कंप्लीशन टाइम जो गैंट चार्ट है हमारा तो उसके ऊपर से लिख लिया। P2 कब खत्म हो रही है कंप्लीशन टाइम क्या है इसका 4, तो 4 लिखो। P1 कब खत्म हो रही है 7, 7 लिखो यहाँ पे। P3 कब खत्म हो रही है 9, तो 9 यहाँ पे लिख लो। अब TAT, अब इसका टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा CT माइनस AT, 4 माइनस 0 कितना आता है 4 आता है, और वेटिंग टाइम क्या आता है TAT माइनस BT, 4 माइनस 4, तो इसका वेटिंग टाइम 0 है। उसके बाद में P1 के लिए क्या होगा CT माइनस AT, 7 माइनस 1 कितना है 6 है, और TAT माइनस BT 6 माइनस 3 कितना है 3 है। ठीक, तो दिस इज द वेटिंग टाइम फॉर P1। और फिर फॉर TAT फॉर P3 क्या आ गया 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना है 7, और 7 माइनस 2 कितना है 5। सो दिस वेटिंग पॉइंट वेटिंग टाइम फॉर दिस। तो सबकी एडिशन करो TAT की क्या है 17 एडिशन आती है, और वेटिंग टाइम का टोटल क्या है 0 प्लस 3 प्लस 5 8 है। तो कितनी प्रोसेसेस है 3 प्रोसेस है, तो टोटल डिवाइडेड बाय कितनी प्रोसेसेस है इज इक्वल्स टू आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और 8 टोटल WT डिवाइडेड बाय कितनी प्रोसेस है 3 इज इक्वल्स टू 2.66, ये है एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये 3 टाइप के एग्जाम्पल FCFS के अंदर आते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो ये समझ लेना। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है FCFS के, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, नो प्रोसेस इज इग्नोर्ड, नो स्टारवेशन, कोई होता नहीं, कोई प्रोसेस इग्नोर नहीं होती है, सबके सब फेयर है, जो भी पहले आएगा उसको पहले काम किया जाएगा उसका। इट इज बेस्ट फॉर बैच सिस्टम्स लाइक प्रिंटिंग जॉब्स और फाइल बैकअप्स, जो प्रिंटिंग वाली वगैरह जॉब्स होती है जो पहले प्रिंट किए करने आता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है ना। प्रॉब्लम्स क्या है इसके अंदर, कॉन्वॉय इफेक्ट जो है वो हमने जो अभी अभी देखा कि स्लो प्रोसेस जो है होल्ड्स अप फॉर अदर्स है, पहले वो पूरी कंप्लीट होगी जो सबसे बड़ी है, उसके बाद में छोटी प्रोसेस को बहुत सारा वेटिंग टाइम लग रहा है। नॉट गुड इफ अ बिग टास्क कम्स फर्स्ट, जो हमने बोला वही।
waiting time becomes high, shorter processes get delayed, not good for real time और user interactive systems के लिए ये good नहीं है. So this was all about first come first serve. आपको I hope समझ में आ गया होगा. तो आज की वीडियो में इतना ही था. Thank you very much for listening to me.